Hello students, let us start our next session of final products and services. In this session we are going to talk about credit rating services. Now what is this credit rating? Before going into credit rating, let us discuss in general about ratings और रेटिंग बिजनेस। आप सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे परचेज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, और आप सभी ने देखा है कि हम कहीं ना कहीं जब अपना डिसीजन लेते हैं कि हम किस रेस्टोरेंट से खाएं, किस होटल में जाएं, क्या प्रोडक्ट परचेज़ करें, इन सभी में हमको एक यूज़र का फीडबैक रिव्यू मिलता है। अगर सही मायनों में देखें तो वही क्रेडिट रेटिंग जैसा ही है। वो एक रेटिंग है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में, और आप सब जानते हो हम उस रेटिंग को कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई अगर रेटिंग अच्छी है और रेटिंग देने वाले लोग संख्या ज़्यादा है तो उन दोनों को ही हम इम्पोर्टेंस देते हैं। और जब हम जानते नहीं हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, नया कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, नई जगह जा रहे हैं, तो हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता है कि मैं कैसे चूज़ करूँ बहुत सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बीच से। रेटिंग तो इवन आजकल कॉलेजेस और स्कूल्स में भी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी हैं। अगर आप लोग अवेयर होंगे तो नैक की ग्रेडिंग होती है, एंड सीबीएसई ने अभी रिसेंटली स्कूल्स में भी ग्रेडिंग का एक सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस किया है। मे बी इन टाइम टू कम यू विल बी लिसनिंग अबाउट स्कूल्स विद ए ग्रेड, बी ग्रेड और A++, B++, समथिंग लाइक दैट। तो ग्रेडिंग एक तरह से कस्टमर को आइडिया देता है, उसके यूज़र को आइडिया देता है। जब वो बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बीच से चूज़ करता है और उसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है उनके बारे में, तो वो ग्रेडिंग को एक मीडियम बनाता है। एंड ये सभी रेटिंग्स जो हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस और उनके फीडबैक पर बेस्ड होती हैं। लेकिन इस रेटिंग में एक बहुत बड़ा लकुना है, वो ये है कि ये जिसका मैकेनिज़्म जो है वो अनकंट्रोल्ड है, तो इट कैन बी मैनिपुलेटेड। मैंने कई बार ऐसा सुना है, आपको कई लोग बोलते हैं कि भाई आप यूज़ करने के बाद रेटिंग ज़रूर दीजिएगा, और फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा या टॉप रेटिंग दीजिएगा। हमको ऑनेस्टली रेटिंग देना चाहिए, बट कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए या उनका मन बहलाने के लिए हाई रेटिंग दे देते हैं जो शायद वो डिज़र्व नहीं करते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उसकी ओवरऑल रेटिंग बढ़ जाती है, जो कि दूसरे कस्टमर को एक गलत आइडिया दे सकती है। और कई बार कुछ मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज प्रोवाइडर्स अपनी फॉल्स रेटिंग भी गलत फीडबैक दे करके बनवा लेते हैं। तो जब हम रेटिंग्स को यूज़ करें तो हमको केयरफुल होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में कि ये कितना ऑथेंटिक है या नहीं है, उसका भी एक केयर हमको लेना चाहिए। नाउ दिस आर द रेटिंग्स इन जनरल। हाँ, रेटिंग का जो माहौल हम चारों तरफ देखते हैं। अगर हम फाइनेंशियल सेंस में बात करें और क्रेडिट रेटिंग की बात करें, तो क्रेडिट रेटिंग बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या उसके प्रोडक्ट्स सर्विसेज के क्रेडिट जो उसका एंगल है, कितना वो क्रेडिट वर्दी है, उस पर बेस्ड होता है। अब देखिए, जब पोस्ट रिफॉर्म्स, जब इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर पूरा रिफॉर्म हुआ, हमारी इकोनॉमी एक रिफॉर्म से निकली 90s के बाद से, तो बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फाइनेंस के फील्ड में भी आए। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ इंडिया में आई। इवन इंडियन कंपनीज़ ने भी अपना जो पूरा स्ट्रक्चर था, उनका जो सोचने का नज़रिया था, उसको चेंज किया। तो उसके बाद बिज़नेस भी इन जनरल ग्रो हुआ, फाइनेंस का फील्ड भी बहुत ग्रो हुआ। और उससे पहले लोग, अगर आप बोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट किस में करते थे? ज़मीनों में करते थे, गोल्ड में करते थे, एफडी और बैंक में ही इन्वेस्टमेंट होते थे। बहुत ज़्यादा हुआ तो LIC वगैरह में। लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ बहुत हुई। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ बॉन्ड्स मार्केट में उतरे, उन्होंने बॉन्ड्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करना शुरू किया, और तरह तरह के बॉन्ड्स, इंश्योरेंस मार्केट में आए। जब इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मार्केट में आए तो ऑब्वियसली कस्टमर का उसमें कंफ्यूज होना लाजमी है, और वो कंफ्यूज भी रहे। अब इतने कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में, इतने नए नए प्रोडक्ट में कैसे वो समझे कि किस में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए फिर एक
जो फैसिलिटी थी वो थी कि वो क्रेडिट रेटिंग को देखे, किस बॉन्ड को, किस फाइनेंशियल सर्विस को कितना रेटिंग मिला है, उससे उसको चूज़ करने में, जज करने में आसानी होगी। अब ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये बेसिकली किस किस चीज़ के लिए आती हैं फाइनेंशियल फील्ड में। तो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, जो बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें क्रेडिट रेटिंग होती है। और भी दूसरे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल रेटिंग्स होती हैं, क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं। आजकल बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी कई एजेंसीज़, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को अप्रोच करके अपना खुद का रेटिंग निकलवाते हैं, क्रेडिट रेटिंग निकलवाते हैं, और वो उसको यूज़ करते हैं कई बार कई कंपनीज़ को जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो उनको ईजीली लोन दिलाने में हेल्पफुल होती है। इसी तरह से इंडिविजुअल्स के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस वो भी अपने कंपनी का क्रेडिट रेटिंग बनवाते हैं। एंड बड़ी बड़ी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो इवन गवर्नमेंट्स तक का क्रेडिट रेटिंग इशू करती हैं, निकालती हैं। तो इस तरह से देखें तो क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है और ये काफ़ी एस्टेब्लिश भी है। मैं अगर इसकी डेफिनेशन में जाऊँ तो बोलूँगा रेटिंग इज़ एन ओपिनियन ऑफ द रिलेटिव कैपेसिटी ऑफ ए बोरोइंग एंटिटी। मतलब जो भी एंटिटी बोरो कर रही है, पैसा ले रही है, उसकी जो कैपेसिटी है उसका एक ओपिनियन है। किस बारे में ओपिनियन है? टू सर्विस इस डेट ऑब्लिगेशन। वो अपने जो उधार उसने जो लिया है, मार्केट से जो पैसा उठाया है, उसको वो कितने तरीके से वापस करेगा, सर्विस करेगा विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एंड विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बीइंग रेटेड। और जनरली ये किसी एक पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट या जो बॉन्ड या जो प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है उसको रेफरेंस में लेकर ही बनाया जाता है। तो ये कंपनी का जो कैपेसिटी है उसको रीपे करने का, टाइमली रीपे करने का, सर्विस करने का, उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है जो क्रेडिट रेटिंग होता है। अगर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की बात करें तो सबसे पहले 1900 के दशक में, 1916 के आसपास सबसे पहले मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने इसको इंट्रोड्यूस किया, और फ्रांस का शायद उन्होंने सबसे पहले किसी बॉन्ड का या सर्विस का क्रेडिट रेटिंग निकाला था। उसके बाद उस मार्केट में और भी बड़े बड़े प्लेयर एंटर हुए, लाइक स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P एंड फिच इंटरनेशनल सर्विसेज। अगर हम देखें तो ये तीन सबसे बड़े इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं। ये इंटरनेशनल बॉन्ड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और इवन कंट्रीज़ तक की रेटिंग को पब्लिश करते हैं। एंड अगर हम अपने देश में इंडिया की बात करें तो नेशनल लेवल पर RBI और SEBI ने मिलकर के क्रेडिट रेटिंग के केस में काफ़ी काम किया। इंडिया में क्राइसिल, आइक्रा, केयर, ऐसे ये तीन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्रेडिट रेटिंग देते हैं। इसके अलावा और भी नए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में एस्टेब्लिश हुए, एंड बाद में तो इस क्रेडिट रेटिंग का जो काम है इंडिया में उसको बढ़ावा देने के लिए सेबी ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि कोई भी कंपनी जो कमर्शियल पेपर्स या बॉन्ड्स मार्केट में लाती है तो उसको किसी भी एक सर्टिफाइड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपना बॉन्ड का या सर्विस का रेटिंग करवाना मैंडेटरी है। वो एक से ज़्यादा भी करा सकते हैं, बट एक करवाना मैंडेटरी है। अब हम समझने की कोशिश करें कि जो रेटिंग होती हैं, ये जो कंपनियां क्रेडिट रेटिंग करती हैं, वो बेसिकली उनका एक ब्रॉड क्या मेथड होता है, किस तरीके से वो किसी भी बॉन्ड को या किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को, कंट्री को, इंडिविजुअल को कैसे वो उसको रेटिंग देते हैं। रेटिंग में 5 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स तो देखो इकोनॉमिक एनालिसिस है। इकोनॉमी एनालिसिस मतलब किसी भी समय किसी भी प्रोडक्ट का, इंडिविजुअल का, कंपनी का अगर आप रेटिंग देने वाले हैं तो आप पहले ये देखेंगे कि उसके चारों तरफ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। क्या वो बहुत ग्रोथ वाला फेज़ है या कुछ डिप्रेशन वाला फेज़ है,
कुछ इलेक्शंस आ रहे हैं, कोई इकोनॉमी में हलचल हैं, कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, कुछ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी का एक एनालिसिस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है रेटिंग के अंदर। अगर कंट्री और वर्ल्ड की इकोनॉमी के बाद हम जाएं तो नेक्स्ट लेवल पर जो एनालिसिस होता है वो होता है बिज़नेस का। हम जिस कंपनी का, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जिस कंपनी या किस सेक्टर से वो रिलेटेड है, उस सेक्टर का, बिज़नेस का एनालिसिस किया जाता है। मतलब बेसिकली वो एक उस इंडस्ट्री का एनालिसिस है। सपोज़ कीजिए कोई बजाज कैपिटल या महिंद्रा या इन्फोसिस या विप्रो या रिलायंस, सपोज़ कीजिए रिलायंस अपना एक बॉन्ड मार्केट में लेके आता है एंड रिलायंस अगर अपना बॉन्ड लेके आएगा, रिलायंस जियो, तो सबसे पहले ऑब्वियसली कंट्री का एक एनालिसिस होगा इकोनॉमी का। उसके बाद अगर रिलायंस जियो एंटरटेनमेंट, नेटवर्किंग, मोबाइल इस इंडस्ट्री से है, तो उस इंडस्ट्री का एनालिसिस उसके अंदर किया जाएगा कि हाउ दिस इंडस्ट्री इज़ परफॉर्मिंग, इसमें मेजर्स बड़े बड़े प्लेयर कौन हैं, किसका मार्केट शेयर कितना है, जिस कंपनी का बॉन्ड आ रहा है उसका मार्केट शेयर कैसा है, और उसके बाकी बिजनेस और उसके कॉम्पिटिटर का एक एनालिसिस उसके अंदर होगा, जो कि कहलाता है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस के बाद उस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस को किया जाएगा। अगर हम, जैसे हमने एग्जांपल लिया रिलायंस जियो का, अगर कोई बॉन्ड आता है तो ऑब्वियसली रिलायंस जियो का पिछले 5 सालों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसमें क्या ग्रोथ थी, कहाँ कहाँ उसके पर्टिकुलर रेशियोज़, फाइनेंशियल रेशियोज़ कैसे चेंज हुए, तो उसकी डिटेल्ड बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन को कई सालों तक के रिकॉर्ड को एनालिसिस करके उसका एक फाइनेंशियल एनालिसिस करके उसकी हेल्थ को चेक किया जाएगा। उसके बाद होता है मैनेजमेंट इवैल्यूएशन। कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिपेंडेंट होता है कि उसकी जो मैनेजमेंट की टीम है वो कैसी है, और कौन उसका सीईओ है, कौन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कौन है जो मेन बिजनेस पोजीशंस में हैं, उन सब का प्रोफाइल, उनकी एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने बिजनेसेस को कैसे लीड किया अभी तक, वो सब एक एनालिसिस भी मैनेजमेंट इवैल्यूएशन से होकर के रेटिंग में जाता है। एंड लास्ट रहता है उसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब वो जिस पर्पज़ से वो बॉन्ड इश्यू कर रहा है, उस पैसे को कहाँ लगाएंगे, उससे कितना पैसा आने की उम्मीद है, रिटर्न कब तक आएंगे, उसके अंदर क्या अनसर्टेनिटी है, उसके सेंसिटिविटी एनालिसिस किए जाते हैं। तो ये सब जो होता है ये फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है, जिससे अगले 5 साल का कंपनी का एक प्रोजेक्शन रेडी किया जाता है कि उस पैसे से जो ग्रोथ आएगी कंपनी में वो कितनी रिलायबल है, कितना कंपनी उसको लेके कॉन्फिडेंट है, उनके फिगर्स, उनके प्रोजेक्शन, उनके डेटा जो उसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया है वो कितना वैलिडेटेड है, कितना करेक्ट है। और इस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करके ही उस इनपुट को फाइनली लिया जाएगा। तो इस तरह से जब रेटिंग निकाली जाती है कंपनीज़ की या उसके प्रोडक्ट्स की, तो ये 5 बड़े फैक्टर्स को उसके अंदर कंसिडर किया जाता है। रेटिंग्स को अगर देखें तो देखिए, आप कई बार देखे भी होंगे न्यूज़पेपर में किसी बॉन्ड का, किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, जब मार्केटिंग का उसका एडवर्टीज़मेंट आते हैं तो उसमें लिखा रहता है इट हैज़ बीन गिवन अ रेटिंग ऑफ AAA, A+, AA+, so these BBB, BCD, all these kind of grades or symbols are used for giving safety grades. कई बार उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड कौन से बॉन्ड्स हैं, या इन्वेस्टमेंट ग्रेड कौन से हैं, या स्पेकुलेटिव कौन से हैं। ऑब्वियसली जो स्पेकुलेटिव हैं वो थोड़े रिस्की होते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न्स भी हाई देखता है। कई बार इन सिंबल्स के साथ प्लस और माइनस का सिंबल लगता है, जो ये दर्शाता है कि उनका पेमेंट का सर्टेनिटी कैसी है। ऑब्वियसली प्लस है तो उसकी सर्टेनिटी ज़्यादा है, माइनस है तो उसकी सर्टेनिटी थोड़ी कम है। एंड ऑब्वियसली जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम रहता है, काफ़ी डेटा ये लोग कलेक्ट करते हैं, और काफ़ी हाई एंड स्किल्ड लेबर या लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इसको निकालने के लिए। इसकी फ़ीस भी बहुत हाई रहती है। इन जनरल देखें तो एक जो इंस्ट्रूमेंट का साइज़ है, इंस्ट्रूमेंट का साइज़ से मतलब होता है अगर रिलायंस जियो बॉन्ड लेके आ रहा है और वो टोटल 5,000 करोड़ के बॉन्ड मार्केट में इशू कर रहा है, 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगा अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो 5,000 का 0.1% विल बी द रेटिंग फीस। 5,000 करोड़ का 0.1% अगर आप
1% भी देखेंगे तो 5,000 करोड़ का 1% कितना हो जाएगा, 10%, 500 होगा, 50 करोड़ हो जाएगा। 50 करोड़ 1% है और 0.1% लेंगे तो 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ उसको रेटिंग की फ़ीस देनी पड़ेगी। और रेटिंग देके कंपनी एक बार में ख़त्म नहीं कर देती है प्रोसेस को, वो उसका लगातार हर साल उसके रेटिंग को रिवाइज़ करती हैं, चेक करते हैं कि जो कमिटमेंट्स थे वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, या जो प्रोजेक्शंस थे वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए वो एनुअल सर्विलेंस फ़ीस भी चार्ज करते हैं और एनुअल एक रिपोर्ट भी उसका इशू करते हैं। बड़ा लिक्रेटिव सा बिज़नेस दिखता है। कई लोग सोचते होंगे कि भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन जाओ तो बहुत अच्छा है, आपको बस दूसरों के बारे में राय देनी है और आपकी राय से उनका वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन सोचिए जो राय देने वाला व्यक्ति है वो उस लायक होना चाहिए। इसलिए नॉट एवरीवन कैन बिकम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एसबीआई के बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसको ऑब्वियसली पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कौन लोग उसके पीछे हैं वो बताना पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बहुत ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, क्योंकि अगर वो किसी कंपनी का गलत रेटिंग देंगे या उनसे अंडर डीलिंग करके रेटिंग को ऊपर नीचे करेंगे, ऑब्वियसली इट हैज़ अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट ऑन द इन्वेस्टर। एंड सेबी और आरबीआई कभी नहीं चाहेगा कि रेटिंग एजेंसीज़ अपना असली जो उनका पर्पज़ है उसको लूज़ करके और अपने आप को यूज़ करें टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम कॉरपोरेट्स एंड बाय टेकिंग मनी दे गिव देम हायर रेटिंग्स। तो ये काफ़ी एथिकल बिजनेस है, इसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर्स, टेकिंग मनी दे गिव देम हायर रेटिंग्स। तो ये काफ़ी एथिकल बिजनेस है, इसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर्स, नॉर्म्स हैं और केवल रेपुटेड ग्रुप्स को या इंडिविजुअल्स को या कंपनीज़ को यही काम सौंपा जाता है। इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि भाई जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनका कोई क्लोज लिंक नहीं होना चाहिए, जो भी कंपनीज़ की वो रेटिंग कर रहे हैं उनके कोई क्रॉस इन्वेस्टमेंट्स वहाँ नहीं होने चाहिए। और ये सब रेस्ट्रिक्शंस को जब वो पूरा करते हैं और अपने एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तभी वो एक इंटरनेशनल लेवल की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेटिंग बिजनेस। क्रेडिट रेटिंग इंडिया में काफ़ी फ्लरिश हो रहा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। लेकिन ये सारे जॉब्स हाई एंड है, क्योंकि जब आप रेटिंग का काम करते हैं तो जैसा हमने डिस्कस किया जो एनालिसिस है वो आसान नहीं है, उसके लिए आपको काफ़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। अगेन ये सब वीडियो आप देखने के बाद इस पर और थोड़ा सा सर्च करें इन्फॉर्मेशन को, कुछ अगर और वीडियोस मिलते हैं उनको वॉच करें एंड फिर हम एक ऑनलाइन क्लास में जो आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू, गुड डे।